नमस्कार दोस्तों, आईसीए के ऐप पर आपका स्वागत है और मॉडर्न हिस्ट्री का नया हस्ताक्षर मैं आनंद सिंह आपके साथ हिस्ट्री का एक और जो है वीडियो लेकर सामने आया हूँ। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हमारी पिछली क्लास जो आपने अटेंड की होगी उसमें मैंने ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल यानी अंग्रेजों की बंगाल विजय का जो है आपको इतिहास समझाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस पर बेहतर से बेहतरीन किताबों से एमसीक्यूज भी सॉल्व किए होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि शायद कहीं पर नहीं फंसे होंगे, और यदि कहीं फंसे होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप सवाल भेज दिया करिएगा, आपके उत्तर उसको मिल जाएंगे। ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया का आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दूसरा टॉपिक एंड दैट इज एंग्लो मराठा वॉर। क्या है? एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर तो इंग्लिश में भैया, हिंदी में झोंक देते हैं तो ये है आंग्ल मराठा युद्ध। क्या है? आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इस आंग्ल मराठा युद्ध में देखिए बेसिकली हमको 3 युद्ध पढ़ने हैं। इस आंग्ल मराठा युद्ध में बेसिकली जो है हमको पढ़ने केवल 3 युद्ध हैं, और वो 3 युद्ध कौन कौन से हैं जरा आप देख लीजिए। ठीक है, वो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, और वो लड़ा जाता है 1775 से 1782 के बीच में। इसी तरह से आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और वो लड़ा जाता है 1803 से, कुछ किताबों में वो 5 दिया हुआ है और कुछ किताबों में 6, बट मान लीजिए कि बाद में होलकर से जो 1806 में इनकी लड़ाई और संधि होती है वो भी आपके सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का ही पार्ट था, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि 1803 टू 1806। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो वो आपके लड़ा जाता है 1816 से 1819 के बीच में। और यहां पर आप क्या देखेंगे कि 1819 में फाइनली अंग्रेज क्या करेंगे, बाजीराव सेकंड को बिठूर भेजकर मराठा साम्राज्य पे अधिकार स्थापित कर लेते हैं और इस तरह से मराठों का इतिहास समाप्त हो जाता है। बेसिकली हमें 3 एंग्लो मराठा वॉर पढ़ने हैं, बट इसी के साथ साथ हमें अंग्रेजों का, मराठों का जो आधुनिक काल का इतिहास है वो भी साथ में ही जो है लेकर चलना है, सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहना। और चूंकि बात मराठों की है तो मराठों का इतिहास में मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत दोनों के बीच का दिखाई पड़ता है, तो हम क्या करेंगे कि जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, मध्यकालीन भारत का जो मराठा पार्ट है उसको सिंबॉलिकली देख लेंगे, क्योंकि शुरुआत तो करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो आधुनिक मराठों का इतिहास है उसको हम डिटेल से समझ लेंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब टॉपिक की जब मैं शुरुआत करूंगा तो मैं आपसे सबसे पहले एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा, और सबसे सिंपल सा प्रश्न है, मराठे कौन थे? किन्हें हम मराठा बोलते हैं? मराठे कौन थे? ठीक, अब यहां पर मराठे कौन थे मुझे समझाना पड़ेगा, तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, है कि नहीं? भूगोल हो या इतिहास, जब देख कर पढ़ते हो सारी चीजें तो ज्यादा बेहतर समझ में आती है। ये बात दिमाग में आपके सेट हो जानी चाहिए, अभी तक तो मेरे तो हो गई अच्छे से। ठीक है, अगर मैं इतिहास दिखाऊं कि मराठे कौन थे, तो मराठों के इतिहास की जानकारी हमें तब मिलती है जब बनारस के पुरोहित द्वारा शिवाजी यानी छत्रपति शिवाजी का जब राज्याभिषेक किया जाता है, और जब छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया जाता है तो उसमें बनारस के पंडितों ने उन्हें सिसोदिया राजवंशी बताया है। कैसा? सिसोदिया राजवंशी। ठीक है, तो यहां पर अब आप ये समझिएगा कि मराठों का इतिहास में अगर हम ये देखें कि ये किसके वंशज थे, तो ये राजपूत वंशज थे। और ये कौन से राजपूत वंशज थे? सिसोदिया। ठीक, बाद में जब खिलजीज और अन्य राजपूतों द्वारा इनके क्षेत्रों को विजित किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये माइग्रेट करते हैं दक्कन की तरफ। ये माइग्रेट कहां करेंगे? दक्कन की तरफ। ठीक है, और फिर बाद में आपके क्या होगा कि ये पूरे के पूरे जो है दक्कन में आपके मालूम है कि मराठी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी भाषा बोली जाती है। ठीक, और ये सिसोदिया वंशी बाद में क्या होते हैं, जब इस दक्कन के क्षेत्र में मराठी भाषी हो जाते हैं और आपके दक्कन की पठारी स्थितियों के अनुकूल बन जाते हैं, और उस उन्हीं स्थितियों को जो कि मुश्किल है उन्हीं को अपना हथियार बना लेते हैं, तब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर पूरे के पूरे इस क्षेत्र में आपको कुछ कम्युनिटीज क्लस्टर्ड मिलेंगी, और वही कम्युनिटी जो है आपके किसके रूप में दिखाई पड़ेगी? वही पूरी की पूरी कम्युनिटी आपको जो है क्लस्टर्ड दिखाई पड़ेगी किसके रूप में? मराठों के रूप में। किसके रूप में? मराठों के रूप में। ठीक है, मैं थोड़ा तबीयत की चुनौतियों से जूझ रहा हूँ, थोड़ा जुकाम है, थोड़ी खांसी है, दोनों मिला के
हमें थोड़ा सा तंग कर रही है, तो आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है या कभी कभी बीच में खांसूंगा भी। तो ऑडियो क्वालिटी अपनी ऐसी मॉडरेट रखना कि एकदम से खांसी जो है तुम्हारे कान के पर्दे ना फाड़ दे, ठीक है? ध्यान रखिएगा उस चीज का, क्योंकि मुझे आपकी बड़ी चिंता है, विश्वास करिए इस बात पे। आगे बढ़िए। तो यहाँ पर ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये मराठा क्षेत्र है, और ये मराठे कौन थे, ये बात आपको समझ में आ गई कि ये सिसोदिया वंशज थे, और कहां से माइग्रेट होके, राजस्थान के क्षेत्र से माइग्रेट होके आए हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, हमेशा इतिहास पढ़ाते समय कहा जाता है कि भूगोल इतिहास का निर्माण करता है। भूगोल इतिहास का निर्माण करता है। कैसे? भूगोल इतिहास का निर्माण ऐसे करता है कि भाई साहब या मेरी प्यारी बहन, कि भारत की तरफ लगभग दुनिया की सभी सभ्यताओं का आक्रमण क्यों हुआ? क्योंकि भारत की लैंड इतनी फर्टाइल थी कि किसी को यहां पर न्यूनतम संघर्ष में अधिकतम मिल रहा था, ठीक है? ठीक वैसे क्या होगा कि दक्कन की इन पठारी परिस्थितियों ने वहां पर कई योद्धाओं को, कई वीर योद्धाओं को पैदा किया, ठीक? दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है, आपको मालूम है कि यहाँ पर कृषि अच्छी नहीं है, उत्पादन अच्छा नहीं है, और इन परिस्थितियों में क्या होगा कि ये सारे के सारे लोग जो आपके दक्कन के क्षेत्र के निवासी हैं, ये आसपास की रियासतों में क्या करेंगे, अपने आप को कहीं सैन्य सेवा में, कहीं प्रशासनिक सेवाओं में इंगेज करते हैं, ठीक है? ये लोग पठारों पर रहने वाले लोग हैं, और पठारों पर रहने वाले लोगों को अपने पठारी स्थिति का और पूरे के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का बहुत शानदार अनुभव है और बहुत शानदार जानकारी है। इसीलिए जब भी मैदानों से कोई सेना चल के आती थी तो इन पठारी क्षेत्रों पर विजय हासिल नहीं कर पाती थी। बात आ रही समझ? अब ज्यादा कुछ समय नहीं लेते हुए हम सीधा शुरुआत कर देते हैं और बता देते हैं आपको कि भारत के इस एक क्षेत्र में आपके मराठे क्लस्टर्ड थे, ठीक है? शुरुआत में उनकी भूमिका केवल और केवल सैन्य और प्रशासनिक आपूर्तिकर्ता के रूप में थी, कोई राजनीतिक पावर ही नहीं बने थे, ठीक है? समय आने पर ये अपने खेतों में हल चलाते थे और समय आने पर ये युद्ध में तलवार चलाते थे, ठीक बात है कि नहीं? और फिर क्या हुआ कि इनमें से किसी एक मराठा सरदार के मन में ये आया कि चलो भाई, हम क्यों राजनीतिक पावर नहीं बन जाते, और ऐसे पहले व्यक्ति थे शाहजी भोसले। कौन थे? शाहजी भोसले। दक्कन की रियासतों में शाहजी भोसले किंग मेकर की भूमिका में थे। मतलब दक्कन की जिस रियासत को अगर शाहजी भोसले ने समर्थन दे दिया, या रियासत में बैठे जिस व्यक्ति को शाहजी भोसले ने समर्थन दे दिया, वही व्यक्ति राजा बनेगा, और जिस रियासत को समर्थन दे दिया वही रियासत दक्कन में राज करेगी। तो शाहजी भोसले जो है ये आप ही समझिए कि बड़ी डोमिनेटिंग स्टाइल में थे, ठीक है? अब इसके बाद शाहजी भोसले के कई पुत्र थे, उनमें से सत्ता फाइनली किसके हाथ में जाती है आपको मालूम है? उनमें से सत्ता फाइनली जो जाती है वो आपके जाती है शिवाजी के हाथ में। किसके? शिवाजी के हाथ में। और ये शिवाजी कोई और नहीं है, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी हैं, ठीक है? जिनका जीवन 1627 से 80 के मध्य रहा। क्लियर? शिवाजी का या छत्रपति शिवाजी का पूरा जीवन औरंगजेब और दक्कन के निजाम यानी मुगलों और निजामों के बीच अपने आप को एक राजनीतिक पहचान दिलाने में गुजर गया। मराठों का आत्मविश्वास खड़ा किया, मराठों को एक राजनीतिक ताकत के रूप में संगठित किया, मराठों की इस राजनीतिक शक्ति को प्रशासन में तब्दील किया, और प्रशासन को एक व्यवस्था देने वाले थे छत्रपति शिवाजी, ठीक है? बट वो आपके मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाएगा, इसलिए हमें आगे बढ़ना। अब यहां पर आप क्या देखोगे कि छत्रपति शिवाजी के भी 2 पुत्र पैदा हुए, ठीक है? छत्रपति शिवाजी की 3 पत्नियां थीं, और उनमें से जो सारी बाई हैं उनको इन्होंने जो है बकायदा एक प्रॉपर सम्मान और इज्जत दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि हमें जल्दी से जल्दी पेशवाओं के इतिहास की तरफ आना है। छत्रपति शिवाजी के जो 2 पुत्र थे उनमें से एक थे आपके संभाजी। इनका शासनकाल जो रहता है 1680 से 89 के मध्य रहता है, और इनके दूसरे पुत्र थे राजा राम। कौन थे? राजा राम। इनका शासनकाल जो रहता है 1689 से 1700 रहता है, ठीक है? अब संभाजी जब शासन कर रहे थे उस दौरान इनके जो पुत्र थे शाहू जी। कौन? शाहू जी। इन्हें क्या देखोगे कि ये आपके मुगलों की कैद में थे। ये कहां थे? मुगल कैद में थे। 1680 से 89 के अपने इस साम्राज्य के दौरान जब 1689 में आपके संभाजी की मृत्यु होती है तो गद्दी मिलनी चाहिए थी आपके शाहू जी को, परंतु शाहू जी उस समय कहां? आगरे के किले में कैद थे,
ठीक है, औरंगजेब के पास। तो इस परिस्थिति में सत्ता राजा राम के पास चली जाती है, परंतु राजा राम भी बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाते हैं। उनकी भी जब 1700 में मृत्यु होती है, तो इसके बाद एक बड़ी रोचक कहानी बनती है, और वो रोचक कहानी ये बनती है कि इसके बाद इनके पुत्र शिवाजी सेकंड के नाम से इनके जो पुत्र हैं वो जो है आपके शिवाजी सेकंड के नाम से अगले राजा बनाए जाते हैं। जबकि बनना किसको चाहिए था? इनको बनना चाहिए था, पर क्यों नहीं बने ये मैंने आपको बात समझा दी। ठीक है, अब शिवाजी सेकंड की अगर मैं बात करूंगा तो शिवाजी सेकंड अल्पवयस्क थे, और शिवाजी अल्पवयस्क थे इस कारण से क्या हो रहा था कि शिवाजी सेकंड की जो माता थी, यानी राजा राम की जो पत्नी है, और शिवाजी सेकंड की जो माता है वो है ताराबाई जी। कौन है? ताराबाई जी। तो ताराबाई जी जो है इनकी शिवाजी सेकंड की क्या थी? संरक्षिका का भूमिका निभा रही थी। क्या थी? संरक्षिका और शासिका की भूमिका निभा रही थी। आपने फिल्म देखी होगी बाहुबली। बाहुबली फिल्म में जैसे आपके जो बाहुबली पहली फिल्म थी उसमें बकायदा शिवगामी का जो भूमिका आपने देखा ना, कि राजा रहते हैं महेंद्र बाहुबली, परंतु शिवगामी, चूंकि वो राजा महेंद्र बाहुबली अल्पवयस्क हैं, उम्र कम है, अनुभव कम है, राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए राजा तो वो है परंतु उनके सारे निर्णय जो है शिवगामी लेती है, जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाते और अपना शासन स्वयं संभालने लायक नहीं हो जाते। तो ठीक उसी परिस्थिति की तरह पर यहाँ पर शिवाजी सेकंड अल्पवयस्क थे, परंतु सारे सारी सत्ता कौन संभाल रहा था? ताराबाई। ठीक। 1707 में एक बड़ा खेला तब होता है जब 1707 में शाहू जी जो है ना, कब? 1707 में आपके शाहू जी जो है मुगल कैद से आजाद हो जाते हैं। 1707 में शाहू जी मुगल कैद से आजाद हो जाते हैं। अब ये तो थी आम जिंदगी जो चल रही थी, अब समय आ गया है मेंटोस जिंदगी का। और वो मेंटोस जिंदगी क्या होगा? मुगलों ने जानबूझ के किया था ताकि मराठे अपने गृह कलह में फंस जाएं। मुगलों को ये मालूम था कि शाहू जी जब जाएंगे तो अपनी सत्ता मांगेंगे। मुगलों को यह भी मालूम था कि ताराबाई एक ऐसी जो है कैरेक्टर है मराठा इतिहास में कि जो कि अपने सत्ता से बहुत जो है ठीक ठाक लगाव रखती थी और किसी को शेयर नहीं कर सकती थी। तो मुगलों को इस चीज का अंदाजा था, इसलिए मुगल अब क्या खेल खेलेंगे? शाहू जी को आजाद कर दिया है, और शाहू जी कहाँ जाएगा? शाहू जी जाएगा सीधा सीधा मराठा दरबार सतारा, और वहां जो है आपके ताराबाई जी से क्या करेगा कि भैया चाची, अब चाची हुई ना इनकी, शाहू जी जो है राजा राम इनके चाचा हो गए, तो ताराबाई इनकी चाची हो गई, शिवाजी सेकंड इनके चचेरे भाई हो गए। तो ये बोलेंगे कि चलो भाई चाची, अब बहुत सत्ता वत्ता हो गया आपका, एंजॉय कर लिया, अभी गद्दी का हकदार मैं हूं, मैं आ गया हूं, तो अपन जो है मराठा राजा बनेगा और आप सत्ता खाली करो। अब आपको ये भी मालूम है कि सत्ता जिसको लग जाती है, सत्ता की लत जिसको लग जाती है, वो सत्ता इतनी आराम से छोड़ता नहीं। तो भाई जब क्या होगा कि ये तय नहीं होगा, शाहू जी अपने पर अड़ेंगे और शिवाजी सेकंड अपने पर अड़ेंगे, और दोनों के बीच में हो जाता है खेड़ का युद्ध। दोनों के बीच में क्या हो जाता है? आपके हो जाता है खेड़ का युद्ध, जो कि लड़ा जाता है सन 1707 में। और ये खेड़ का युद्ध आप ये मान सकते हैं कि मराठा उत्तराधिकार का युद्ध था। किसका? ये मराठा उत्तराधिकार का युद्ध था। और मराठा उत्तराधिकार के इस युद्ध में आप परिणाम क्या देखेंगे? मराठा उत्तराधिकार के इस युद्ध में परिणाम ये होता है कि फाइनली सत्ता चली जाती है किसके हाथ में? फाइनली सत्ता पर काबिज हो जाते हैं शाहू जी। ठीक है, और ताराबाई को भेज दिया जाता है कोल्हापुर। कहां भेज दिया जाता है? कोल्हापुर, जहां पर वो एक छोटी सी अपनी रियासत के रूप में शिवाजी सेकंड के साथ जो है रूल करना शुरू करती है। यानी मराठों की सत्ता का एक और सेंटर बन जाता है कोल्हापुर। ठीक। इस खेल के युद्ध में शाहू जी की जो मदद डिसाइसिव तौर पे करते हैं उस व्यक्ति का नाम था बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ। परंतु शाहू के सत्तासीन होने के बाद मराठा इतिहास का जो चरित्र है वो थोड़ा बदल जाता है। जैसे अभी तक ये पूरी की पूरी जो फैमिली है ये मराठों को जो है कायदे से, इसमें मराठा जो व्यक्ति है शासक है सतारा में बैठा, वही शासन चला रहा था। आपके शिवाजी जो है छत्रपति शिवाजी ने बकायदा प्रधानमंत्री पद का भी सृजन किया, पेशवा पद का भी सृजन किया, और अष्ट प्रधान जैसे प्रशासनिक व्यवस्था का भी सृजन किया। परंतु केंद्र में राजा यानी छत्रपति शिवाजी या अन्य मराठा शासक ही रहा। परंतु अब क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ जब आपके शाहू जी की मदद करते हैं, और जब शाहू जी सत्तासीन होते हैं, शाहू जी की भी सत्ता का कार्यकाल देख लेते हैं, अगर सबका है तो इनका भी देख लेते हैं। शाहू जी का कार्यकाल जो रहा है वो रहा है 1707 से 1749 तक, एक लंबा कार्यकाल रहा है, 42 साल का। ठीक। तो शाहू जी को आपको मालूम है कि शाहू बचपन से ही मुगलों की कैद में रहे थे, तो इस कारण से क्या हुआ कि इनको राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव बेहद कम था, और इन्हें एक समर्थन की आवश्यकता थी किसी अनुभवी व्यक्ति की, और उस समर्थन की जो आवश्यकता है वो पूरी कर देते हैं बालाजी विश्वनाथ जैसे एक ईमानदार और शानदार व्यक्ति। ठीक है, अब यहां से जो मैं बताने वाला हूं आपको, इससे आगे मैं जो आपको बताऊंगा, आप ये समझ लीजिए कि मराठों का यहां से प्रशासनिक व्यवस्था का दूसरा अध्याय शुरू होता है। यह है मराठा इतिहास का पहला अध्याय, जहां पर राजा ही सेंटर पे है।
परंतु शाहू जी सेकंड के बनते ही क्या होता है, मराठा इतिहास का दूसरा अध्याय शुरू होता है, क्योंकि यहां पर सत्ता का केंद्र आप बदलते देखेंगे। कैसे? अभी आप देखेंगे, माफ करिएगा जुकाम, अभी आप क्या देखेंगे कि सतारा में बैठ रहे हैं शाहू जी। सतारा में कौन बैठ रहे हैं? शाहू जी, जो कि मुगल शासक है, मराठा शासक है, माफ करिएगा मुगल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और इन्हें सत्ता का अनुभव है, तो सत्ता के लिए ये सत्ता शेयर करेंगे पुणे में, और पुणे में बैठे ये सत्ता शेयर करेंगे किससे? पेशवा से। किससे? पेशवा से। पेशवा और शासक, अगर आप कंफ्यूज हैं कि पेशवा ज्यादा मजबूत या शासक ज्यादा मजबूत, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पेशवा पद मजबूत हुआ है। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में अगर आपको मुझे समझाना पड़े कि शाहू और पेशवा के संबंध कैसे थे, तो मान लीजिए कि अगर शाहू भारत के राष्ट्रपति हैं, तो पेशवा भारत के प्रधानमंत्री, वास्तविक शासक और क्या, औपचारिक शासक, ठीक है। तो यहां पर एक नए पद का सृजन होता है, और यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है पेशवाओं के इतिहास की। किसकी? पेशवाओं के इतिहास की। और जब मुझे पेशवाओं का इतिहास बताना पड़ेगा, तो अब चलिए यहां पर पूरा का पूरा पेशवाओं का इतिहास उनके कार्यकाल के साथ आपको समझा देता हूं। सबसे पहले पेशवा बने थे बालाजी विश्वनाथ। सबसे पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल 1713 से 1720 रहा, ठीक है। दूसरे पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट। अभी मैं पूरा लिस्ट बना देता हूं, फिर एक एक पेशवा के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, और उनका कार्यकाल रहता है 1720 से 1740। तीसरे पेशवा आपके देखेंगे कि बाप का, दादा का, दोनों का नाम जोड़ के एक नया पेशवा बनता है, और उसका नाम था बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। इनका कार्यकाल रहता है 1740 से 1761 के बीच में। इनके बाद अगले पेशवा बनते हैं आपके जो इनके पुत्र होते हैं, और वो थे कौन? माधवराव। कौन थे? माधवराव। उनका कार्यकाल 1761 से 1772 रहता है। इसके बाद अगले जो पेशवा हैं वो हैं नारायण राव। वो कौन है? नारायण राव, ठीक है। इनका कार्यकाल 1772 से 1774 रहता है, ठीक। इसके बाद छठे पेशवा बनते हैं सवाई माधव या माधव नारायण राव, और इनका कार्यकाल 1775 से लगभग 96 के बीच रहता है, ठीक है। इसके बाद सातवें पेशवा और अंतिम पेशवा बनते हैं बाजीराव सेकंड। अंतिम पेशवा कौन बनता है? बाजीराव सेकंड। और बाजीराव सेकंड का अगर हम कार्यकाल देखेंगे तो देखते हैं कि वो 1796 से 1819 तक आपके पेशवा रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है पेशवाओं का पूरा कार्यकाल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब अगर मुझे पेशवाओं का पूरा इतिहास, देखिए पेशवा तो बहुत सारे लोग बने हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि पेशवा केवल इतने लोग बने हैं, पेशवा बहुत सारे लोग बने हैं, बट आप ये समझ लीजिए कि बीच में कुछ छोटे छोटे कार्यकाल भी कई पेशवाओं के आए हैं, बीच में छोटे छोटे पेशवाओं के भी कई कार्यकाल आए हैं, बट उनको हमें ध्यान में नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि हमें सीधा सीधा एंग्लो मराठा तक जो है फोकस रहना है। और जब हमें एंग्लो मराठा तक फोकस रहना होगा, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पूरा का पूरा मराठा इतिहास है, उसमें पेशवाओं के इतिहास को हमें ज्यादा देखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आ जाइए जल्दी से, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब एक एक पेशवा के बारे में देखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और जब एक एक पेशवा के बारे में हम समझेंगे, तो चलिए भाई सबसे पहले हम लेकर आते हैं किसको? बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ को, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, बालाजी विश्वनाथ के बारे में जो खास बात निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि ये पहले तो प्रथम पेशवा थे। देखिए जल्दी से, यहाँ पर पहले पेशवा कौन निकल के आ रहे हैं? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ है। और बालाजी विश्वनाथ का जो कार्यकाल है वो क्या है? 1713 से 19। अब इनके बारे में अगर मुझे महत्वपूर्ण बातें बतानी हो, तो आप ये समझिए कि ये प्रथम पेशवा थे, और पुणे के चित्पावन ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते थे, ठीक है। पुणे के चित्पावन ब्राह्मण कुल से जो है ये बिलोंग करते थे। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कई इतिहासकार इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी बताते हैं, ठीक है। और पेशवा पद को वंशानुगत करने वाले भी इनको ही माना जाता है कि इन्होंने अपना पेशवा पद वंशागत कर दिया। हालांकि अभी जो बात है मैं आगे बताऊंगा, और ये बात मैं बताऊंगा कि भले ही कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं, मैं बट इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, ठीक है।
1708 के आसपास इन्हें जो है सेना करते का पद मिला था। काहे का? सेना करते का पद। ये शाहू जी ने जो है एक पद का सृजन किया था, तो उसी पद का ये सेना करते हैं, मुख्य सेनापति की जिम्मेदारी निभाने वाले आपके बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है। इसके बाद 1713 में क्या होता है, इन्हें दिया जाता है पेशवा का पद। 1713 में इन्हें काहे का पद दिया जाता है? इन्हें पेशवा पद दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद 1719 में ये क्या करते हैं, आपके शाहू जी और मुगल बादशाह के साथ एक समझौता करवाते हैं, जिसे दिल्ली समझौता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है दिल्ली समझौता। ठीक। और दिल्ली समझौता की इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मराठों का मैग्ना कार्टा। ठीक है। इसके तहत फर्रुखशियर या उसके बाद के मुगल बादशाह ने क्या किया था, मराठों को आपके दक्कन के कई क्षेत्रों के चौथ वसूलने के अधिकार दे दिए थे। ठीक है। ये सारी बातें हुई। यानी बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली में जाकर मराठों के परचम को बुलंद किया था, और मराठों के परचम को ना केवल बुलंद किया, मुगलों को विवश किया कि अब वो जो है ये सारी बातें मानने के लिए बाध्य हो जाएं, जो कि पहले वो कभी नहीं माना करते थे। ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर मुझे बताना पड़े कि आपके प्रावधान क्या थे इस मराठों के दिल्ली समझौता के, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं कि भैया मुगल बादशाह ने कहा कि जो ताराबाई का गुट है, जो कोल्हापुर में राज करा, उसके साथ आप कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। बालाजी विश्वनाथ ने कहा ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ ने भी बोला कि आप जो है ताराबाई वाले गुट की कोई मदद भी नहीं करेंगे। बोला गया ठीक है। इसके बाद जो है ये बोला गया कि शाहू जो है वो बीजापुर के खिलाफ कोई सैन्य अभियान नहीं करेगा। इन्होंने बोला ठीक है। तो यहीं पर क्या है कि शाहू को फिर दक्षिण के कई और 6 राज्य, जैसे आपके खानदेश, ठीक है, बरार, गोंडवाना, बीजापुर, हैदराबाद एवं मराठवाड़ा क्षेत्र में चौथ एवं सरदेश मुखी वसूलने का जो है अधिकार मिल गया। अब यहां पर 2 टैक्स निकल के आ रहे हैं, चौथ और सरदेश मुखी। ये चौथ क्या हुआ करता था? चौथ आपके टोटल इनकम का 1/4 भाग हुआ करता था। ठीक है। और ये सुरक्षात्मक टैक्स हुआ करता था। मराठे राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य के लोगों से जो है ये चौथ लिया करते थे। और यही जब 1/10 हुआ करता था, तो 1/10 यानी 1/10 भाग हुआ, यानी 10% कर हुआ करता था, तो इसी को सरदेश मुखी बोलते थे। मराठे ये प्रमुख टैक्स जो है लिया करते थे, जो कि शिवाजी के समय से चले आ रहे थे। ठीक। तो इन क्षेत्रों का जो है चौथ और सरदेश मुखी वगैरह वसूलने का अधिकार जो है आपके दिला देते हैं। तो आपके जो है दिल्ली समझौता, जो कि आपके शाहू और बादशाह के बीच में होता है, ये करवाने में आपके बालाजी विश्वनाथ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है कि नहीं? अब आप क्या देखोगे कि बाद में शाहू की जो डेथ है वो 1720 में हो जाती है। कब हो जाती है? शाहू की डेथ बालाजी विश्वनाथ की डेथ 1720 में हो जाती है। ठीक। अब बालाजी विश्वनाथ की डेथ जब 1720 में हुई है, 1720 में जब हो जाती है, तो इसके बाद अगला पेशवा कौन बनता है? अगला पेशवा जो बनता है वो बनता है बाजीराव फर्स्ट। बट यहां पर अगर ये बात हम मान सकते हैं कि बाजीराव फर्स्ट का जीवन उतना भी आसान नहीं था, या बाजीराव के लिए परिस्थितियां उतनी भी सिंपल नहीं थी जितनी आपको लगता है कि एक पेशवा पद के नाते इनकी होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, बाजीराव फर्स्ट ये वही है, संजय लीला भंसाली की जो मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, ये वही वाले बाजीराव हैं। ठीक है। भारत के लोगों को इतिहास तब समझ में आता है जब उस पर फिल्में बन जाती हैं। जब संजय लीला भंसाली या आशुतोष गोवारकर आके बोलता है हमको कि भाई ये देखो इनके बारे में जानो, उसके पहले तो हमें अपने हीरोज लगते ही नहीं। ठीक। बाजीराव फर्स्ट आप ही समझिए कि मुगल इतिहास में और मराठा इतिहास में एक तेज तर्रार और एक ऐसा चैप्टर है जो कि लंबा तो नहीं चला, लेकिन बहुत मजेदार था। ठीक। 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है, ठीक है, उस समय इन्हें बुलाया जाता है सतारा के दरबार में, और बकायदा मेधा परीक्षा होती है। मेधा परीक्षा के तहत क्या होता है कि जो उसमें दिखाया गया है, एक मोरपंख होता है, और मोरपंख पर इनसे निशाना लगाने को बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, मोरपंख पे निशाना तो लगाते हैं, बट मिट्टी के भीतर लगाते हैं। और जब तीर निकाला जाता है तो पता चलता है कि इन्होंने मोरपंख की जड़ पर निशाना किया। तो एक बार सवाल पूछा भी गया है कि किसने ऐसा बोला था कि भैया कि जो मुगल शासन है, ये कह सकता हूं कि जो मुगल शासन है ये एक मोर के पंख की तरह है, और हमें क्या करना है, इसके जड़ पे वार करना है। हमें क्या करना है, इसके जड़ पे वार करना है। ये बात आपके बाजीराव फर्स्ट ने ही बोली थी, और ये आपके सतारा के दरबार में बोली। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर है कि नहीं? बाजीराव फर्स्ट के बारे में अगर मुझे बताना पड़े तो बाजीराव फर्स्ट के बारे में भी जो है बहुत सारी बातें जो है आपके निकल के आती हैं। जैसे बाजीराव फर्स्ट के बारे में क्या क्या बातें आज तक पूछी गई हैं, हम देख लेते हैं कि बाजीराव फर्स्ट के बारे में क्या क्या बातें पूछी गई।
सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रथम प्रभावशाली पेशवा के तौर पर निकल के आता है ना। ये प्रथम प्रभावशाली पेशवा के रूप में सामने निकल के आता है। ठीक। दूसरी खास बात क्या है, गोरिल्ला युद्ध नीति का जनक। ये कह सकते हैं कि गोरिल्ला युद्ध नीति का तो क्या बनाया, अपनी लड़ाई का आधार बनाया। ठीक। बाद में इसका जो पुत्र है बालाजी बाजीराव, वो इस युद्ध नीति का प्रयोग धुआंधार करेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे भूगोल इतिहास निर्माण करता। देखिए, ये मराठे लोग हैं, दक्कन के क्षेत्र को अच्छे से परिचित हैं, और जब मैदान से सेनाएं आती थी तो करते क्या थे, इन्हें मालूम था कहाँ से चढ़ना है पठार पे, कहाँ से उतरना है। ये जगह का अच्छा परिचय रखते थे। और गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है विरोधी सेना में एकदम से तीखा धावा बोलना, महत्वपूर्ण ठिकानों और महत्वपूर्ण अधिकारियों को नुकसान पहुंचाना, और उसके बाद इसके पहले कि वो लोग रिटेलिएट करें, बदला लें या प्रक्रिया दें, उसके पहले ही युद्ध क्षेत्र से या उस जगह से गायब हो जाना। इस प्रकार के जो हमले हैं ये आपको करते क्या थे, ये आपके मोरल को तोड़ते थे, और मराठा सेना जो है मोरल को तोड़ने के लिए ही गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करती थी। और मराठों को गुरिल्ला युद्ध नीति में पारंगत बनाने वाले कौन थे, ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट। कौन थे, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। ठीक है कि नहीं। अब रिचर्ड टेम्पल करके एक इतिहासकार थे। कौन थे, रिचर्ड टेम्पल। रिचर्ड टेम्पल इनके बारे में बोलते हैं, क्या बात बोलते हैं, बड़ी शानदार बोलते हैं। 20 सालों के भीतर इनकी जिस प्रकार की युद्ध की विजय रही, आप ये समझिए कि वह खेमों में जिया, खेमों मतलब टेंट, वह खेमों में जिया एवं खेमों में ही इसकी मृत्यु हो गई। खेमों में ही उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव ने क्या किया, इसको अगर मुझे एक मैप के थ्रू समझाना पड़े तो मैं आपको बताऊंगा कि मराठे थे कहां तक और मराठों को ये ले कहां तक गए। ठीक है। मराठों का जो प्रारंभिक शासन था, राजनीतिक शासन, वो लगभग इन क्षेत्रों तक विस्तृत था। परंतु बाजीराव के समय ये विस्तार जो है, ये आप देखेंगे कि बाजीराव के समय ये विस्तार आपके कुछ इतने विशाल क्षेत्र तक चला जाता है। ठीक है। तो ये था बाजीराव फर्स्ट कॉन्टैक्ट, कि उसने भारत के लगभग इतने विशाल क्षेत्रफल में जो है अपना क्या किया, प्रभाव जमाया। ठीक है कि नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला को एक चित्रकार ने बाजीराव फर्स्ट की तस्वीर बना के दिखाई, और मोहम्मद शाह रंगीला ने इसकी तस्वीर को देखा और बोला ये इंसान है ही नहीं, ये तो एक प्रेत है, भूत है, और इससे जितना जल्दी हो सके संधि कर लो, बहुत ज्यादा जो है इसको न छेड़ो और ना ही इसको तंग करो। ठीक है। ऐसे में आपको जो है देखते हैं कि क्या, कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इससे बड़ा जो है भयभीत रहा करता था। 1728 में क्या होता है, ये आपके हैदराबाद के जो दक्कन के निजाम है, निजाम चिनकिलिच खान से, किससे, 1728-29 में निजाम चिनकिलिच खान से निजाम चिनकिलिच खान से इनका क्या होता है, पालखेड़ का युद्ध होता है। क्या है का, पालखेड़ का युद्ध होता है। और पालखेड़ के इस युद्ध में चिनकिलिच खान की धोती खोल के रख देते हैं बाजीराव फर्स्ट। ठीक है। और उनको संधि पर विवश होना पड़ता है और अपने कई क्षेत्र जो है देने पड़ जाते हैं, किसको, किसको, चिनकिलिच खान को, पेशवा को। ऐसा ही इन्होंने एक अभियान किया था 1728 में ही आपके छत्रसाल के साथ। किसके, छत्रसाल के साथ। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल थे। बुंदेलखंड के शासक कौन थे, वो थे छत्रसाल। और छत्रसाल को मुगल जो आपके सूबेदार था मोहम्मद बंगश, कौन, मोहम्मद बंगश, वो काफी परेशान किया करता था। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये बाजीराव फर्स्ट से मदद मांगेंगे, ये बाजीराव फर्स्ट से मदद मांगेंगे। और बाजीराव फर्स्ट क्या करता है, मोहम्मद बंगश को जो है, मोहम्मद बंगश को मार गोली बम धुआं कर देता है। ठीक। यानी छत्रसाल को जो सम्मान चाहिए था वो सम्मान दिलाने में जो है आपके बाजीराव फर्स्ट अपना पूरा एफर्ट करते हैं। ठीक है। अब जब छत्रसाल की इतनी मदद की जाती है तो छत्रसाल क्या करते हैं, मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड, जो कि शाहू जी के आपके कमांडर हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो भी कह लीजिए, तो वो शाहू जी के सामने छत्रसाल अपनी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। और उपहार स्वरूप इनको कालपी, सागर, झांसी, ठीक है, कालपी, सागर और झांसी और हृदयनगर जैसी जो है इनको रियासतें प्राप्त होती है। तो छत्रसाल क्या करता है, इस मदद के लिए इनको गिफ्ट देता है। और छत्रसाल इनको कहां की,
कालपी, सागर, झांसी और हृदय नगर की जो जागीरें हैं वो सौंप देता है। ठीक है, ये छत्रसाल करता है। बट संजय लीला भंसाली तो तुमको कुछ और बताया। संजय लीला भंसाली तुमको बताता है, अब संजय लीला भंसाली अगर लड़कों को ये बताएगा कि जागीरें दी हैं और डिफरेंट डिफरेंट जागीरें दी हैं, तो लड़के कहाँ इतना इंटरेस्टेड होते हैं सुनने में। उनको तो उस जागीर के बारे में जानना है बाजीराव की जिसका सबसे ज्यादा चर्चा है, और वो है मस्तानी। छत्रसाल जब प्रसन्न रहा करते थे तो अपनी महारानी के पास रहा करते थे, और जब अत्यधिक प्रसन्न रहा करते थे तो उनके दरबार में एक नर्तकी थी, उसके पास रहा करते थे। एक अधिकतम प्रसन्नता का परिणाम थी मस्तानी। एक नर्तकी से इनको प्रेम हुआ, उससे संबंध स्थापित हुए, और उससे जो पुत्री पैदा हुई उसी को मस्तानी बोला गया था। ठीक है कि नहीं। और जब मस्तानी को इन्हें सौंपा जाता है तो मैं यहां पर बोलूंगा कि बाजीराव फर्स्ट कुछ बेहद शानदार इंसानों में से थे जिन्हें महिलाओं को सम्मान देना आता था। और बाजीराव फर्स्ट ने इन्हें एक नर्तकी की बेटी ना मानकर अपनी पत्नी का दर्जा दिया और मस्तानी को काशीबाई के समतुल्य खड़ा किया। काशीबाई यानी प्रियंका चोपड़ा, मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण, फिल्म में तो देखते ही होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको बकायदा मस्तानी को एक पत्नी के तौर पर दर्जा देते हैं, और सबसे पहले पेशवा थे जिनकी मजबूती का लोहा पूरा का पूरा जो है मुगलन्स और बाकी सब लोग मानते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। और आप ये समझिए कि 1739 में इनकी जो है लड़ाइयाँ बहुत, 1720 लेकर 1739 तक इनकी जो प्रभाव क्षेत्र है वो दिल्ली तक देखा गया। हालांकि 1740 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु अपनी मृत्यु से पूर्व ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करके जाते हैं। और अपनी मृत्यु से पूर्व एक बड़ा महत्वपूर्ण काम क्या करके जाते हैं, ये मराठा संघ का निर्माण करते हैं। क्या इन्होंने मराठा संघ का निर्माण किया था, यानी मराठों को एक राजनीतिक ताकत के रूप में सारे के सारे कमांडर्स को जोड़ दिया। अब इस मराठा संघ की अगर हम बात करेंगे तो इस मराठा संघ में कौन कौन था। इस मराठा संघ में पुणे के पेशवा थे, इसमें आपके इंदौर के होलकर थे, इसमें आपके ग्वालियर के आपके जो है सिंधियास थे, इसमें आपके नागपुर के भोसले थे। ठीक, इसमें आपके जो है बकायदा आप क्या देखोगे कि बड़ौदा जो गुजरात का क्षेत्र है वहां के गायकवाड़ थे। ये नाम नहीं है, ये मराठा सरनेम्स है, गायकवाड़। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मराठा संघ था। और इस पूरे के पूरे मराठा संघ में आप ये समझिए कि पुणे का पेशवा लीड करता था और बाकी सारे के सारे लोग जो है मराठा सरदार को मदद देते थे। ठीक है, तो ये था मराठा संघ जिसका निर्माण करके चले जाते हैं कौन, बाजीराव फर्स्ट। अब बाजीराव फर्स्ट के बाद जो अगले व्यक्ति आते हैं वो आते हैं नाना साहेब। कौन आते हैं, नाना साहेब यानी बालाजी बाजीराव के पुत्र। अब यहां पर जो है देखिए बाजीराव फर्स्ट है, और बाजीराव फर्स्ट के अगर उत्तराधिकारियों की बात कर लें तो ये थे बालाजी बाजीराव। कौन थे, बालाजी बाजीराव। इसके अलावा आपको दिखाई पड़ेगा शमशेर बहादुर जो कि मस्तानी से इनको पैदा हुआ था। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको यहां पर दिखाई देंगे सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है यहां पर एक और नाम दिखाई देगा और वो नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था, रघुनाथ राव। तो ये आपके बाजीराव फर्स्ट के उत्तराधिकारी के रूप में निकल के आते हैं। अब बालाजी बाजीराव के भी उत्तराधिकारियों की बात कर ले तो यहाँ पर क्या होगा कि एक मराठों की पूरी फैमिली ट्री तैयार हो जाएगी। बालाजी बाजीराव के कई पुत्र हुए। बालाजी बाजीराव के पहले पुत्र थे विश्वास राव। ठीक है, दूसरे पुत्र थे माधव राव और तीसरे पुत्र थे नारायण राव। कौन थे, नारायण राव। ठीक, विश्वास पानीपत के युद्ध में मारे जाते हैं, माधव अगले पेशवा बनते हैं और नारायण भी इसके बाद अगले पेशवा बनते हैं। इसके बाद नारायण राव के पुत्र जो है वही थे सवाई माधव। कौन थे, सवाई माधव। और जब सवाई माधव की भी जब मृत्यु हो जाती है तो आप ये देखेंगे कि बालाजी बाजीराव वाली फैमिली में कोई नहीं बचता। तब रघुनाथ राव के पुत्र जो थे आपके बाजीराव सेकंड, वो आपके अगले पेशवा बनते दिखाई पड़ते हैं। तो ये पेशवाओं का एक छोटा सा इतिहास है जो कि आपको पूरा पूरा बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और ये मैंने इसलिए बना दिया है ताकि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है कि नहीं। 1700 में पैदा हुआ बाजीराव फर्स्ट जब 1720 में पेशवा बनता है तो उसकी उम्र
20 वर्ष थी। लेकिन उससे भी कम उम्र में पेशवा बनता है बालाजी बाजीराव, जब इसकी उम्र 18 वर्ष थी। क्या? 18 वर्ष। और 18 वर्ष में जब ये पेशवा बनता था, आप समझिए कि इसके भीतर सच में रक्त था बाजीराव फर्स्ट और अपने दादा बालाजी विश्वनाथ का। ठीक है, क्योंकि जिस मैप को मैंने आपको समझाया था कि ये पेशवा जो है आपके ले गया कहां तक, बाजीराव ले गया आपके इतने तक, उसी मराठा साम्राज्य को ध्यान से देखिएगा, इस नक्शे को, उसी मराठा शासन को जो है ये ले जाते हैं कहां तक, यहां तक। तो ये जो साम्राज्य आपको दिखाई पड़ रहा है पूरा का पूरा, ये इतना साम्राज्य विस्तृत किया गया था किसके द्वारा? इतना साम्राज्य विस्तृत किया गया था आपके बालाजी बाजीराव द्वारा। और यहां पर आप क्या देखोगे कि उड़ीसा के कटक से लाहौर के अटक तक शासन किसका आपको दिखाई पड़ेगा? उड़ीसा के कटक से लाहौर के अटक तक ये जो शासन है ये आपको दिखाई पड़ेगा बाजीराव के बेटे बालाजी बाजीराव का। किसका? बालाजी बाजीराव का। अगर मुझे आपको बताना पड़े तो ये महानतम पेशवा थे, पेशवाओं के इतिहास में ये महानतम पेशवा थे, सबसे ताकतवर पेशवा थे। 1720 से 1761 के 1740 से 1761 के इस मात्र केवल 21 साल के भीतर इन्होंने वो विजय हासिल की जो कि दूसरा कोई कर नहीं सकता था। ठीक है कि नहीं? क्लियर? अब यहां पर जो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण संधि आती है वो ये आती है कि 1750 में इन्होंने संगोला की संधि की। 1750 में उन्होंने क्या किया? संगोला की संधि की। और 1750 में संगोला की संधि करके एक कहानी ये निकल के आती है कि संगोला की संधि के तहत इन्होंने दो बातें की। चलिए आगे देख लेते हैं जो स्लाइड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हम ले आते हैं नाम किसका? बालाजी बाजीराव का। बालाजी बाजीराव जो कि हमारे अगले पेशवा बनते हैं और इनका कार्यकाल है 1740 से 1761। खास बात क्या है? खास बात यह है कि 18 वर्ष की आयु में पेशवा बने। ठीक, दूसरी खास बात क्या है कि ये मराठों में महानतम पेशवा थे, यानी इनसे अधिक मजबूत कोई पेशवा नहीं रहा। ठीक है, इनके समय मराठों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। मराठों का सर्वाधिक विस्तार अगर पूछा जाए किसके कार्यकाल में था तो वो आपके किसका था? बालाजी बाजीराव के समय। दूसरी चीज, पेशवा पद को मराठों की वास्तविक शक्ति बनाने वाले, यानी अब से क्या बोला गया, वास्तविक शक्ति बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? पेशवा पद को मराठों की वास्तविक शक्ति बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? संगोला की संधि की। कौन सी? संगोला की संधि। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यानी अब इन्होंने बोल दिया कि मराठा ताकत का औपचारिक शासक, मराठा ताकत का औपचारिक शासक कौन रहेगा? आपके राजा रहेगा, परंतु मराठा ताकत का वास्तविक शासक कौन बन गया है? मराठा ताकत का वास्तविक शासक जो है वो बन जाएगा आपके पेशवा, यानी बालाजी बाजीराव। ठीक, तो ये खास बात निकल के आती है। और अगर मैं खास बातें बताऊंगा आपको तो और खास बातें आपको ये निकल के आती है कि इन्होंने ही पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा 1761 में। अब पानीपत के तृतीय युद्ध की आवश्यकता कहां से आ गई? ऐसा है कि मुगलों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के कार्यकाल में, मुगलों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है किसके? बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में किसको दे दी? मराठे पेशवा को। अब आप समझिए कि 1707 का समय देखिए और 1750 के बाद का समय देखिए। 1707 में औरंगजेब के समय मराठे एक राजनीतिक शक्ति या सत्ता बनने के लिए तरसते रहे। ठीक है कि नहीं? मराठे राजनीतिक शक्ति या सत्ता स्थापित करने के लिए तरसते रहे कि औरंगजेब या मराठे मुगल उन्हें कभी तो एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर माने। लेकिन यहां पर आप क्या समझ रहे हैं? यहां पर कहानी अलग बदल जाती है। अब कहानी ये है कि मराठे अब मुगलों की सुरक्षा करेंगे। ये शानदार बात थी कि अब मराठे जो है वो मुगलों की सुरक्षा करेंगे। ये बड़ी शानदार बात थी। और जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा उसी समय जो है आपके क्या देखेंगे? मुगलों को, मराठों को मुगलों की मदद करने के लिए आना पड़ता है। और उसी में आपके क्या देखे हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। क्या होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। चलिए, तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा है। अब इस युद्ध के पास चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है और आप देखोगे कि केवल एक भूल जो है मराठों को धूल मिला देगी। मराठों की एक भूल मराठों को धूल चटा देगी। और ये आपके देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है,
पानीपत का तृतीय युद्ध की जो लड़ाई है वो आपके 14 जनवरी 1761 की है। किसकी? 14 जनवरी 1761 की है। अब यहां पर आप क्या देखेंगे, थोड़ा सा राजनीति समझ लीजिए। ठीक, जो मराठा सत्ता है, मैंने आपको बताया था कि लाहौर के अटक तक, समझ रहे हैं, कटक से लाहौर के अटक तक की जो सत्ता है वो आपके चली गई किसके हाथ में? ओहा, ये देखिए, ये है मराठा। ये कौन है? ये है मराठे, जिनका इंपैक्ट है। और इन मराठों की सीमा जो है अब वो टकराने लगी थी कहां से? मराठों की जो सीमा है वो टकराने लगी थी दुर्रानी वंश के। दुर्रानी वंश जो कि स्थापित था अफगानिस्तान में। कहां? दुर्रानी वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो था अहमद शाह अब्दाली, इसीलिए उसको दुर्रानी बोलते थे, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर एक तरफ मराठे हैं और मराठों की जो सत्ता है वो भारत में सर्वाधिक विस्तार पे है, और दूसरी तरफ दुर्रानी वंश है जो कि अफगानिस्तान का है, और उसका शासक अहमद शाह अब्दाली है, जो कि हर वर्ष लगभग भारत पे आक्रमण कर रहा है। अहमद शाह अब्दाली का अगर आपको मालूम है कि अगर याद नाम हो या फिल्म याद हो तो आपको मालूम चाहिए कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगभग 7 बार आक्रमण किए, है ना? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार? अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किए हैं, और 7 बार इसका उद्देश्य था कि भैया अच्छी खासी जो है रकम मिल जाए, और उस रकम का हम क्या करें, आपके दुर्रानी वंश के डेवलपमेंट में प्रयोग करें। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि दुर्रानी वंश के जो है आपके अहमद शाह अब्दाली जी जो हैं ये क्या करेंगे, दिल्ली पर अटैक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि पानीपत के युद्ध के जो है तात्कालिक कारण क्या थे और वास्तविक कारण क्या थे। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली भारत को लगातार बार बार कई सफल प्रयासों में लूट का प्रयास कर रहा था, इसलिए चौथे या पांचवें अपने आक्रमण के लिए तैयार था। ठीक है, तो वो एक प्रक्रिया का एक हिस्सा था उसके कि हाँ चलो भारत पे आक्रमण करना ही करना है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आप क्या देखोगे कि आलमगीर सेकंड जो है उसकी हत्या करा दी जाती है। ठीक है, आलमगीर सेकंड की जो है उसकी हत्या करा दी जाती है, मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड की हत्या करा दी जाती है, और उसका कारण क्या था कि जो मीर बख्शी था नजमुद्दौला, उसको हटा दिया गया था। ठीक, तो बहुत कुछ था जो राजनीति में हो रहा था। फिलहाल यहां पर जो है आपके बिल्कुल जो कंकरेंट इशू था, अब्दाली ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? अब्दाली के इस आक्रमण का कारण क्या था? ये जो लाहौर का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो लाहौर का क्षेत्र है, यहां पर अब्दाली का गवर्नर था तैमूर। कौन था? तैमूर, और उसको मराठों द्वारा भगा दिया गया था। उसको मराठों द्वारा क्या किया गया था? भगा दिया गया था। तो इस बात को भी जो है अहमद शाह अब्दाली अपने अना पर यानी अपने ईगो पर ले जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्लियर? अब यहां से जब युद्ध चलता है तो युद्ध में बड़ी मजेदार चीजें होती हैं। ठीक है, और युद्ध में जो बड़ी मजेदार चीजें होती हैं वो देख लीजिए क्या है। युद्ध में मजेदार चीजें ऐसे होती हैं, पार्टीज देख लेते हैं दोनों कौन है। एक तरफ है दुर्रानी और दूसरी तरफ है मराठा। ठीक, इनका जो शासक है वो है अहमद शाह अब्दाली। इनका जो शासक है वो कौन है? अहमद शाह अब्दाली। और मराठों का इस समय जो पेशवा है वो है बालाजी बाजीराव, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं। ठीक है, बट बालाजी बाजीराव की तबीयत नासाज होने की वजह से क्या होता है कि इस पानीपत के युद्ध में ये अपने पुत्र क्या करते हैं, विश्वास राव को उतारते हैं। किसको उतारते हैं? विश्वास राव। ठीक, और इस विश्वास राव की मदद के लिए ये भेजते हैं दो बड़े बहादुर मराठा सरदारों को। वो थे सदाशिवराव भाऊ, जो कि इनके सेनापति बन के जाते हैं, और दूसरे थे शमशेर बहादुर। कौन थे? शमशेर बहादुर। विश्वासराव का एक तोपखाना था। क्या था? एक तोपखाना था, और उस तोपखाने का जो हेड था वो था इब्राहिम गारदी। पहले मुगल था और बाद में मराठों का जो है आपके विश्वसनीय मित्र बन जाता है। तो इब्राहिम गारदी जो था वो आपके कौन था? मराठा सेना में आपके प्रमुख जो है तोपची था। ठीक,
इधर अहमद शाह अब्दाली को भी कई भारतीय राजाओं का समर्थन मिल जाता है, और ऐसे लोग जिनको भारतीय राजाओं का समर्थन मिलता है वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपके अहमद शाह अब्दाली को जो यहाँ पर मदद की? अहमद शाह अब्दाली को यहाँ पर मदद करने वाले थे बघेलखंड के या रुहेलखंड का था नजीब। ठीक है, यहाँ पे रुहेलखंड का शासक था नजीब जंग। ये वो लोग थे जिन्होंने मदद की थी किसकी? आपके अहमद शाह अब्दाली की। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली की मदद की थी। अभी केवल कहानी में सारे कैरेक्टर्स ले आते हैं, फिर मैं पूरी पूरी कहानी आपको समझा दूंगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। अब यहां पर आप क्या देखेंगे कि नजीब जंग और शुजाउद्दौला की सेना इनके साथ में है, जबकि शुजाउद्दौला को टेक्निकली मदद करनी चाहिए थी मुगल बादशाह की और मराठों की, बट सत्ता है और सत्ता में जो है सब चलता रहता है। ठीक है, और जब सत्ता में चलता रहेगा तो भैया क्या होगा? दिक्कतें तो होंगी। अब दिक्कतें क्या होती हैं कि भैया आपके यहां पर जो परिस्थितियां बन रही है वो देख लो। तो पहले क्या होता है, यहां पर अहमद शाह अब्दाली अटैक करने की सोचेंगे दिल्ली पर। अहमद शाह अब्दाली अटैक करने की सोचेंगे कहां पर? दिल्ली पर। ठीक, और दिल्ली पर इस समय शाह आलम सेकंड आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं? शाह आलम सेकंड आ चुके हैं। अब जब ये दिल्ली पर अटैक करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि भैया बालाजी बाजीराव के समय ही ये संधि की जा चुकी थी मराठों से और मुगलों की, कि अगर मराठे या मुगलों पर कभी अटैक होता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? मराठों की होगी। तो यही जिम्मेदारी निभाने जो है अब क्या होंगे कि जब युद्ध होता है हमेशा अब्दाली से, तो मराठों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पानीपत की तरफ बढ़ना होगा। पानीपत की तरफ बढ़ते समय जो इन्होंने सबसे महान भूल की थी, जरा तुम उसके बारे में सुन लो। पानीपत का जब ये युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो देखिए, युद्ध में सिपाही जब जाता है तो वो कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा है, बट यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये सब के सब लोग जो है बकायदा एक पिकनिक के तौर पर जो है अपनी पत्नियों को, बच्चों को भी युद्ध में ले जाते हैं। अब इसका कारण क्या था ये मराठे ही जाने। जहां तक मुझे पढ़ने को मिला है तो यही मिला है कि कहीं ना कहीं ये उत्तर भारत में जो आपके जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो वैष्णो देवी जी का जो टेम्पल है, शायद वहां दर्शन करने का प्लान करके चल रहे थे कि चलो पानीपत सेकंड में अहमद शाह अब्दाली को मार गोली बंद धुआं करेंगे, इसके बाद जो है तीर्थ भी कर लेंगे। तो ये जो आपके है बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है कि नहीं? ये बहुत बड़ी गलती निकल के आ जाती है। ठीक, और दूसरी एक चीज यहां पर और क्या दिखाई पड़ेगी कि पानीपत के युद्ध की परिस्थितियां कैसे तैयार हो रही हैं। अब पानीपत के युद्ध की परिस्थितियां तैयार कर चुके हैं। अब यहां पर देखते हैं कि युद्ध में हुआ क्या था। विश्वास राव को बोला गया था कि आप किसी भी तरह से जो है हाथी से नीचे नहीं आएंगे, यानी आपको एक मराठा पेशवा के प्रतिनिधि के रूप में भेजा जा रहा है, परंतु आपको युद्ध नहीं करना है। युद्ध करने के लिए आपके जो चाचा जी हैं सदाशिवराव भाऊ और शमशेर बहादुर, यही काफी है। इसके अलावा जो अन्य मराठा सरदार हैं। ठीक है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और ये तारीख है 14 जनवरी सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे लड़ाई का पूरा पूरा माहौल देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक तरफ आपकी तरफ है मराठा सेना। ठीक है, ये मराठा सेना, और दूसरी तरफ है अब्दाली की सेना। कौन? अब्दाली की सेना। मराठा सेनाओं का आज तक इतिहास क्या रहा है कि मराठा सेनाएं कभी भी आमने सामने युद्ध नहीं करती थी। मराठा सेना के लिए ये पहली बड़ी लड़ाई है जो कि आमने सामने है, जिसमें मराठे सफल या सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि मराठे यहां पर गुरिल्ला युद्ध नीति का भी प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि आमने सामने युद्ध हो रहा है, तो मराठे इस बार काहे का प्रयोग नहीं कर सकते थे? गुरिल्ला युद्ध का भी प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरी एक चीज, जो भारी तोपे लेकर चल रहे थे, ये भी इनके ही खिलाफ चली जाती है। इनको अन्य मराठा सरदार या अन्य राजनीतिक शक्तियों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, और अन्य राजनीतिक शक्तियों का समर्थन इन्हें अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ प्राप्त क्यों नहीं होता है? अन्य राजनीतिक शक्तियों का समर्थन इन्हें इसलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ये चौथ और सरदेश मुखी के रूप में काफी जो है अपमानित हो चुके थे, कैसे तो बदनाम हो चुके थे। तो बाकी लोगों का कहना था कि अगर हम चौथ ऑलरेडी पे कर चुके हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो अतिरिक्त कोई मदद हम क्यों करें। वही दूसरी तरफ अब्दाली की शक्ति देख लेते हैं। अब्दाली जिस सर्दी में लड़ रहा था वो सर्दी अब्दाली के लिए नॉर्मल थी, मराठों के लिए जनवरी की सर्दी उत्तर भारत की बहुत अलग थी। ठीक है, तो भौगोलिक रूप से परिस्थितियां इसके अनुकूल थी। ठीक है, दूसरा इसका तोपखाना बहुत हल्का था, काफी हल्का और तेज था।
इसने जंबूरक तोपों का प्रयोग किया था। जंबूरक जो है तोपखाना है, जंबूरक, आप तोपखाना जानते हो, जंबूरक जो है ये आपके अफगानी पठानी पश्तो भाषा में ऊंट को कहते हैं। तो इसने क्या किया, ऊंट पर चलने वाली हल्की तोपों का प्रयोग किया, ना कि मराठों की तरह भारी तोपों का। ठीक, इनकी भारी तोपें आमने सामने के मैदान में बहुत तेजी से परिस्थितियां बदलती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इनको अपनी तोपों को शिफ्ट करने में इब्राहिम गांधी को अच्छा खासा चैलेंज साबित हुआ। जबकि यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो था उसको लोकल लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, भौगोलिक परिस्थितियां भी उसके अनुकूल है और तोपखाना हल्का में तेज है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चे लेकर गए हैं, तो राशन की तो समस्या आएगी ही और ये इनको देखनी भी पड़ी। तो राशन की समस्या भी है, भौगोलिक परिस्थितियां भी इनके अनुकूल नहीं है। तीसरा, अन्य मराठा सरदारों का और अन्य राजनीतिक शक्तियों का जैसे राजपूतों का, अब जाटों का, इनका समर्थन जो है आपके मराठों को प्राप्त नहीं था। ठीक, अब यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, विश्वासराव को जो नसीहत दी गई थी, विश्वासराव उस नसीहत से परे युद्ध के मैदान में कूद जाते हैं और विश्वासराव को अफगानों द्वारा घेर के मारा जाता है। अब यहां पर जरा उस फैमिली ट्री को मैं दिखाना चाहता हूं, जो फैमिली ट्री मैंने आपको एक बना के दिखाई थी पूरी पूरी मराठा फैमिली का। आ जाइए यहां पर। ठीक है, विश्वासराव अपनी गलती से मारे जाते हैं और विश्वासराव की मृत्यु हो जाती है इस पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक, ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आपके जो है दो मराठा कमांडर जो भेजे गए थे, वो थे शमशेर बहादुर और सदाशिवराव भाऊ। ठीक, वो भी जो है ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। और क्या देखेंगे कि जब पता चलेगा कि विश्वासराव जैसा एक लायक भविष्य का बनने वाला पेशवा इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मराठा सेना की अपूरणीय क्षति हुई है, तो बीमार बाजीराव फर्स्ट जो है, बालाजी बाजीराव जो पेशवा है, वो भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मराठों की एक भूल और मराठे बन गए धूल। समझ गए, इतिहास कभी भी आपको गलतियां करने का मौका देता नहीं है, या अगर गलती है तो सुधारी जा सकती है, अगर गलतियां पे गलतियां करते चले जाएंगे तो इतिहास आपको मौका नहीं देगा। पानीपत के इस युद्ध को काशीराज पंडित ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, पानीपत के इस युद्ध को काशीराज पंडित ने क्या किया था, अपनी आंखों से देखा था। और काशीराज पंडित पर सवाल बना भी है कि भाई किसने ये युद्ध जो है आंखों देखी। हालांकि आंखों से ही देखा जाता है, बट आंखों से देखने का मतलब है, चलिए मैं आंखों से देखने की बजाय अब मोहित सर जैसे हिंदी के अध्यापक के साथ हुआ और एक शब्द ना मिले तो ये मेरा इनके साथ होना बेकार साबित करेगा, और मैंने एक शब्द प्रयोग कर दिया, प्रत्यक्षदर्शी। ठीक है, मोहित सर कभी मिले तो बोलिएगा उनसे कि आनंद सर आपसे हिंदी सीख रहे हैं। ठीक है, तो काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। ठीक है, अब बहुत सारी बातें जो है आपके निकल के आती हैं मराठों के, जैसे मराठों के इस पानीपत के इस मैसेज को, पानीपत में जो कुछ भी हुआ, इस मैसेज को जब भेजा गया था तो कुछ इस तरह से लाइनें लिखी गई थी कि 2 मोती पानी में बह गए, मोहरों का कुछ पता नहीं। ठीक, 2 मोती कौन पानी में बह गए, शमशेर बहादुर और सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, मोहर मतलब और जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनका कितना नुकसान हुआ है, इस बात का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सका। समझ रहे हैं आप, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, और तांबे और चांदी की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। एक व्यापारी के थ्रू इनको जो है मैसेज भिजवाया गया था। अब आप ये समझिए कि पानीपत के इस युद्ध ने मराठों को अर्श से सीधा सीधा फर्श पे गिरा दिया था। समझ गए, अब यहां से अगले पेशवा बनते हैं माधव फर्स्ट। अगले पेशवा कौन बनते हैं, माधव फर्स्ट। मराठों का उदय शिवाजी के सेकंड में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ। ठीक है, इसके बाद शाहू जी उसको आगे बढ़ा के लेकर गए 1749 तक। इसके बाद बालाजी बाजीराव मराठा शक्ति का वास्तविक संस्थापक बन बैठा, और बालाजी बाजीराव 1761 तक मराठों को हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर जो है शक्तिपुंज बना चुके थे। परंतु पानीपत के युद्ध ने मराठों को एकदम न्यूनतम गिराते हुए एकदम भारत का जो है राजनीतिक भविष्य अंधकार में ला दिया। भारत में एक वैक्यूम क्रिएट होने वाला था। ठीक है, और भारत में जब ये वैक्यूम क्रिएट हो गया तो उस वैक्यूम को भरने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भी लगातार कई प्रयास कर रही थी। 1761 में जब ये युद्ध हार रही है मराठी शक्ति, उसके ठीक पहले 1757 बंगाल में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बंगाल में कंट्रोल स्टैब्लिश कर चुकी। 1761 के बाद माधव फर्स्ट जरूर ये कोशिश करेंगे कि मराठों का पुनरुत्थान, जो अगले पेशा बनते हैं, कि मराठों का पुनरुत्थान हो सके, और मराठों के पुनरुत्थान की माधव फर्स्ट अंतिम उम्मीद थी। ठीक, लेकिन इधर कंपनी 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ेगी बंगाल में, और बंगाल में अपने आप को स्थापित करती। इसके बाद 1767 से 69 के दौरान वो मैसूर में जो है युद्ध लड़ रही है। 1775 से 1782 में वो सीधा सीधा मराठों से उलझ जाती है। ठीक, तो यहां से आपके आज के इस क्लास में हमने मराठों के पेशवाई इतिहास, मराठों के बैकग्राउंड, पानीपत के युद्ध की एक विस्तार से चर्चा की,
और मराठों के पेशवाई इतिहास का एक अध्याय समाप्त किया, क्योंकि यहाँ के बाद से मराठे पुनरुत्थान की कोशिश तो करेंगे परंतु वास्तव में पुनरुत्थान कर नहीं पाते। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं मराठों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। कोशिश करूंगा कि 1 ही घंटे की इस क्लास में तीनों के तीनों युद्ध आपको बता दूं। ठीक है कि नहीं? तब तक के लिए आप इन क्लासेस को देखिए लगातार। इन्फोकस सिविल एकेडमी के विषय में अपने सहयोगी छात्रों को बताते रहिए, विस्तार से इसकी चर्चा करिए, कंटेंट क्वालिटी का डेमो दीजिए। ठीक है, और हमें जितना सपोर्ट हो सके उतना कीजिए। जय हिंद। ऐसी